हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। जहाँ पर हम एलिमेंट और मिक्सचर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारी चीजें कंपाउंड के बारे में पढ़ ली थी कि जैसे अगर हम बात करें H2O की, यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है काफी सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। चलो, तो एलिमेंट के बारे में हमने बात कर ली थी। बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड तो कंपाउंड क्या है? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके बनते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा H2O क्या है? एक कंपाउंड है। किससे मिल करके बना है? ये मिल करके बना है बच्चों H2 प्लस O2 से मिल करके। तो बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ये H2O किससे मिलकर के बन रहा है? H2 प्लस O2 से मिलकर के बन रहा है। अब ये H क्या है? हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे एग्जिस्ट नहीं करते। सम एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इंडिपेंडेंटली जब वो एग्जिस्ट नहीं करते तो वो अपने जैसे किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सम एलिमेंट, एलिमेंट में लिखेंगे सम एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अकेले ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि अकेले में ये स्टेबल नहीं है। तो ये किसी और दूसरे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो वो किसी और एटम से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, सम एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सो दे रिएक्ट विथ अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं ये? मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, जैसे हमें पता ही है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। कितना रेशियो है? 2:1। कितना रेशियो है इसका? 2:1। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। दे कैन नॉट बी separated by physical methods। तो यानी कि ये फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, जैसे मान लो, इसके अलावा मान लो NaCl है। NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट। किससे मिलकर के बना है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। Na पॉजिटिव कैटायन और Cl नेगेटिव एनायन से मिलकर के बना है। सोडियम आयन और क्लोरीनियम, सॉरी, सोडियम आयन और क्लोरीन से लिख लेंगे इसे। चलो, ये आ गया हमारा सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, इससे मिलकर के ये बना हुआ है। लेकिन हम इन्हें भी क्या नहीं कर सकते? फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे हम कह सकते हैं कंपाउंड उनको कहेंगे जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। लेकिन कैसे बने हुए हैं? हमेशा किस उसमें? फिक्स्ड रेशियो में। ये एक और पॉइंट है, हमेशा कैसा रहेगा? ये फिक्स्ड रेशियो में ये रहेंगे। क्लियर है? फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिक्स रेशियो में ये रहेंगे। क्लियर?
चलिए, तो यहाँ पर हमने वही देखा जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने सेम यही चीज देखी कि इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम अपार्ट, इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। रेशियोज टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू, तो ये जो है क्या बनाते हैं, ऐसी चीज बनाते हैं जो बिल्कुल ही अलग है ना, यानी कि H2 और O2 की प्रॉपर्टी H2O से बिल्कुल अलग है। क्लियर है? चलो, जैसे हमने सोडियम की बात की कि सोडियम क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें, चलो यहाँ पर इसको देख लेते हैं ध्यान से अच्छे से। अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम क्या है, एक बहुत ज्यादा कैसा मेटल है हमारे पास, सॉफ्ट मेटल है, लेकिन हाईली रिएक्टिव है, विगोरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एयर के साथ भी रिएक्ट करता है विगोरसली। सोडियम मेटल है, विगोरसली रिएक्ट करने वाला मेटल। साथ में हमारे पास क्लोरीन गैस, जो कि क्या एक बहुत ही हजार्डियस गैस है, बहुत हजार्डियस गैस है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस बहुत हजार्डियस गैस है, और सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस मेटल है। डेंजरस इसलिए क्योंकि हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ, ठीक है, एयर के साथ, क्लियर, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल भी है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है 2,8,7, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक नंबर है 17। जब ये रिएक्ट करेंगे, है ना, ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा। सिंपल। यहाँ पर सोडियम क्या करता है, अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्लोरीन के पास पहले से 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। सोडियम में पॉजिटिव चार्ज क्यों है और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये भी तो समझना है हमको, है ना। तो देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है इसीलिए इनमें बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सोडियम में, सोडियम के केस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन के केस की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं, ये भी 11 है। वहीं हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और प्रोटॉन कितने हैं, ये भी 17। लेकिन जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो अब क्लोरीन के पास क्या है, अब देखो सोडियम के पास, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन तो अभी भी इतने ही है, प्रोटॉन थोड़ी ना देता है इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने हैं, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसके पास 17 ही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए सोडियम दे रहा है तो उस पर आता है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इनकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए Na पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो Cl नेगेटिव। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। तो ये मिलाकर के, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl। NaCl क्या हो गया हमारा, सॉल्ट, कॉमन, कॉमन सॉल्ट है थोड़ा बहुत। तो देखो, इतना हाईली रिएक्टिव मेटल, इतनी हजार्डियस गैस मिल करके लग रहा था कि कुछ डेंजरस बनने वाला है जब ये दोनों मिलते हैं, लेकिन बनता क्या है, नमक, जो हम डेली यूज करते हैं, अपने खाने में डाल रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल रहे हैं, हर एक चीज में हम यूज करते हैं सॉल्ट का, है ना। क्या बना रहे हैं, नमक बना रहा है, कॉमन सॉल्ट बना रहा है। क्लियर है? तो यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट्स है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो, ये जो कंपाउंड बना NaCl, इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनकी तो बहुत खतरनाक खतरनाक प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, सॉफ्ट मेटल होता है। वैसे क्लोरीन क्या है, हजार्डियस गैस है और गैसियस फॉर्म में है, हजार्डियस गैस है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, जबकि सॉल्ट जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती है। सॉल्ट कैसा सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये हमने एसिड बेस में पढ़ा है। ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 6 में, क्लास 7 में। क्लियर है? चलो,
तो एक बार आप इसे देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आती। अब आप कहेंगे ये 2, 8, 1 ये सब क्या लिखा हुआ है, तो खैर हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखो कोई भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जैसे हमने एलिमेंट की बात की, एलिमेंट में आते हैं हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हर किसी का एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। वो एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करता है, वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जो हर एक किसी का एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, शो करता है। जितना जिसका मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 5 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए, 5 हो गए। एटॉमिक नंबर 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 10 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। और अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे सोडियम है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि जैसे यहाँ पर तो सोडियम न्यूट्रल है, लेकिन क्या यहाँ पर भी सोडियम न्यूट्रल है, नहीं, यहाँ पर क्या है, इस पे चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। वैसे क्लोरीन देखिए यहाँ पर न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, चार्ज है इस पर। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, चार्ज है इनमें। तो यहाँ पर ये चार्ज्ड स्पीशीज है, यहाँ पर कैसी है, ये न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसे देख रहे हैं डिटेल में। तो ये जो न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि चार्ज स्पीशी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी नहीं है ना, दिख तो रहा है कि यहाँ पे देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, यहाँ पर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, जब ये चार्ज स्पीशीज बनती है तब, ठीक है। लेकिन जब तक ये चार्ज स्पीशी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनमें बराबर होते हैं। तो जैसे हमने कहा इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। वैसे इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन देकर के ऐसा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्रिएट होता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिससे कि हमारा ये जो सॉल्ट कंपाउंड है वो बनता है। अब इस सॉल्ट को हम किसी फिजिकल टेक्निक से या किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हालांकि अगर हमने एक बीकर लिया और बीकर में पोर किया वाटर, इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, और इसमें डाल दिया हमने सॉल्ट, क्या डाला, सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट है क्या, NaCl है। अब वाटर तो H2O है, हमें पता है फॉर्मूला, ठीक। चलिए, तो ये तो बीकर लिया हमने, सॉल्ट डाला, वाटर डाला, ठीक है, और इसको किसी चम्मच की मदद से घोल लिया है। एक स्टिरर भी डाला यहाँ पर, यह है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड क्या करेगी, इसको स्टिर करेगी, घुमाएगी और नमक को पानी में घोल देगी, ठीक है। तो क्या अब हम नमक और पानी जो घुला हुआ है उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, सोचिए इस बारे में, कर सकते हैं क्या दोनों को सेपरेट। तो देखो दोनों को सेपरेट करना बहुत इजी है, बहुत इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, और इस सेपरेशन की टेक्निक को कहा जाता है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। अब टेक्निक की कैसे जाती है वो हम देखेंगे, और हो क्या रहा है यहाँ पर। एक तो हमने बात की कि वाटर और सॉल्ट में से वाटर को अलग करना और सॉल्ट को अलग करना, ये अलग बात हो गई। लेकिन NaCl में Na को अलग करना, Cl को अलग करना, वो यहाँ पर नहीं होगा, Na और Cl अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये फिजिकल टेक्निक, फिजिकल मेथड है। कौन सा, इवेपोरेशन। इससे केवल वाटर और सॉल्ट अलग हो सकते हैं। सॉल्ट अगेन हमारा कंपाउंड है, वाटर हमारा कंपाउंड है। तो वाटर को अलग करने के लिए हमें कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, जिससे वाटर अलग हो जाएगा H2 और O2 में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वैसे ही सॉल्ट के लिए भी हमें कोई अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, कोई केमिकल मेथड, जिससे Na अलग और Ca अलग होगा। क्लियर है। अब इवेपोरेशन में क्या होता है उसको देख लेते हैं। इवेपोरेशन बच्चों क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये बीकर लिया है, इसमें अगेन यही दोनों मिक्सचर है ना, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है। तो क्या करते हैं हम, ये क्या करता है, ये जो सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पर होता क्या है कि ये जो ऊपर की लेयर है, ये क्या करती है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। केवल सरफेस के पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, केवल सरफेस पार्टिकल्स, बॉटम के पार्टिकल्स नहीं, ठीक है, सरफेस पार्टिकल्स। सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं।
जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो हमने नेचर ऑफ मैटर चैप्टर में भी पढ़ा था, तो जैसे वाटर के, ये मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने पर इन जो ये जो पार्टिकल है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इनकी मूव करने की एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, या केवल वाइब्रेशन ही बोल लें हम, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिससे वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कैसे, जब इनकी काइनेटिक मूव करने की एनर्जी बढ़ेगी तो एक जगह पे ऐसे नहीं रहेंगे बैठे हुए, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे हिलने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये इतनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इतने तेज वाइब्रेशन इनमें होती हैं कि धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स है, नीचे वाले पार्ट, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, मान लो ऊपर वाला पार्टिकल है, नीचे वाला पार्टिकल है वाटर का, तो ये पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल से भी तो अटैच है। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, इतने इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कि नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ करके क्या हो जाते हैं, खुद इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन था वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। क्या होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हो जाता है कम, जिससे पार्टिकल्स के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाता है, और पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पार्टिकल हो जाते हैं इवेपोरेट। ठीक है, क्लियर। अब ये केवल वाटर के उसमें काम करे, क्योंकि वाटर क्या हमारा वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, वॉलेटाइल होता है, यानी कि इवेपोरेट, जो भी चीज इवेपोरेट होगी उसको वॉलेटाइल हम बोलेंगे। जैसे पेट्रोल है या कैरोसिन है, कहीं पर गिर जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। हालांकि वहां पे रेट ऑफ इवेप, या हम कहें जो क्या होते हैं वो वॉलेटाइल है, यानी कि जो वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वाटर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, कम है। क्लियर है। चलो, तो ये क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो केवल वाटर इवेपोरेट होगा क्या, सॉल्ट भी इवेपोरेट होगा? नहीं, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो कैसे इवेपोरेट होगा। जैसे हम है ना, हमने ये मार्कर पकड़ा, क्योंकि ये मार्कर इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं होगा। या हम है तो हम इवेपोरेट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। लेकिन पानी, पानी तो वॉलेटाइल है, वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे सड़कों में पानी गिरा हुआ होता है, बारिश आती है तो अगले दिन धूप आती है तो सारा पानी गायब हो जाता है, यानी कि वो इवेपोरेट होता है। तो क्या पेड़ पौधे, हमारा घर, ये भी इवेपोरेट होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो आपको दो चीज समझ में आ गई होंगी, वॉलेटाइल जो इवेपोरेट होते हैं, नॉन वॉलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है, सिंपल, आपको ध्यान रखना है इतना। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस के द्वारा सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो वाटर इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट बच गया। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस, इवेपोरेशन, सॉल्ट और वाटर को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो एक तरह से ये एक सेपरेशन टेक्निक हो गई है ना, जो सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने के काम आ रही है। लेकिन सॉल्ट और वाटर कोई कंपाउंड तो है नहीं, यानी सॉल्ट अलग कंपाउंड है, वाटर अलग कंपाउंड है। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, देखो, वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। दोनों को मिला देंगे तो क्या बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगा? ये नहीं। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो है नहीं, कितना भी हम वाटर डालें, कितना भी हम NaCl डालें, ठीक है, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। और दो, ये जो दोनों को मिला रहे हैं हम, तो क्या बना देगा, ये एक मिक्सचर बना देगा। तो ये क्या हमारा एक मिक्सचर है। हालांकि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, सॉल्ट वाटर यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, तो इवेपोरेशन से कैसे हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करते हैं। लेकिन वाटर को अलग सेपरेट करना कैसे, H2 और O2 में, NaCl को Na और Cl में सेपरेट करना, ये इवेपोरेशन नहीं कर सकता। इवेपोरेशन क्या है, केवल एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, हेल्प करता है वाटर के पार्टिकल को इवेपोरेट होने में। जैसे सी वाटर है, समुद्र का पानी है, तो समुद्र के पानी से हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। कैसे मिलता है नमक, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है नमक समुद्र के पानी से। समुद्र के किनारे जो है सी बेड बनाए जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से सी बेड्स होते हैं, बड़े बड़े सी बेड्स। अब इन सी बेड्स में क्या किया जाता है, समुद्र का पानी फिल किया जाता है और इसे ऐसे ही धूप में छोड़ दिया जाता है। तो धूप से क्या होगा, ये सन है, सन की रेज यहाँ पर पड़ेंगी,
जब सन की रेज इस पर पड़ेंगी तो धीरे धीरे जो वाटर है, ये इसका सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट होंगे। धीरे धीरे सारा जो सरफेस के ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे और धीरे धीरे सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब जैसे ही सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे केवल सॉल्ट बचे, उस सॉल्ट को ला करके उसको प्योरीफाई करके या उसको जो है सही करके जो है, हाँ जैसे हम कहते हैं कि रिफाइनिंग करके उसकी जो भी इम्प्योरिटीज है वो हटा करके फिर उसको यूज किया जाता है और उसे हमारे घरों में भेजा जाता है यूज करने के लिए, है ना, सॉल्ट को। या फैक्ट्रीज में जो है उसको अच्छे से साफ किया जाता है, उसको अच्छा बनाया प्योर बनाया जाता है, उससे जो इम्प्योरिटीज है वो हटाई जाती हैं। और जब वो साफ हो जाता है, इम्प्योरिटी सारी हट जाती है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर हम जा करके खरीदते हैं सॉल्ट को, यूज करते हैं फिर अपने कुकिंग में। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर आप समझ गए कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन से हम ये जो मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन H2 और O2 को सेपरेट करना, Na और Cl को सेपरेट करना, ये नहीं हो पाएगा इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन मेंशन था हमारी एनसीईआरटी में, इसीलिए हमें इवेपोरेशन भी यहाँ पर पढ़ना था। क्लियर है? चलिए, तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कल लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी देखी थी, जहाँ पे हमने आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर लिया था, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, अगर हम इसके पास मैग्नेट लेकर के आते हैं तो हम क्या देखेंगे। अगर हम सैंपल ए के पास मैग्नेट लेकर के आते हैं तो इसमें आयरन और सल्फर को क्या किया गया है, केवल मिक्स किया गया है ना, मिक्स किया गया है। तो हमने क्या देखा, जब हम जैसे ही मैग्नेट इसके ऊपर लेकर के आते हैं, मैग्नेट पर सारी आयरन फिलिंग चिपक जाती है। ठीक है, सारी आयरन फिलिंग चिपक जाएगी मैग्नेट पर और सल्फर अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हेंस आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड, हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। Iron is the mixture react with dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gas. So you might have observed just sample A. Iron in the mixture react with the dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gas. This gas is colorless, no smell and burns with a pop sound. तो जैसे कि हमने देखा कि जब आयरन था, तो आयरन जिस मिक्सचर में था, तो आयरन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है, आयरन क्या है, एक मेटल है। मेटल रिएक्ट कर रहा है किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, प्लस साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ, इसीलिए कहा भी जाता है कि जो हमारे जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, तो अचार में एसिड होता है ना। जैसे आम का अचार है तो आम में क्या होता है, मैंगो में क्या होता है, एसिड होती है। इसके अलावा नींबू, लेमन, नींबू का अचार है तो नींबू में क्या होती है, एसिड, सिट्रिक एसिड होती है। तो ऐसे ही जो पिकल्स हैं वो ज्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो पिकल्स को कभी भी हम किसी मेटल के कंटेनर में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा कैसी गैस है, एक कलरलेस गैस है, इसमें कोई स्मेल नहीं है और ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जिससे अचार जो है वो खराब भी हो ही जाएगा। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड के साथ एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, बनाएगी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जबकि सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जबकि जो सल्फर है वो क्या बच जाएगा टेस्ट ट्यूब में, येलो कलर का होता है। दिस शोज दैट सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या शो करता है कि सल्फर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों में हमने एसिड डाली। सल्फर रिएक्ट नहीं करता है जबकि आयरन रिएक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, दूसरा द ब्लैक मास। अगर हम इस ब्लैक मास की बात करें जिसको हमने हीट कर लिया था, हीट करने के बाद जब वो काला हो गया था, ब्लैक मास बन गया था, तो हमने इसको पेस्टल और ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लिया था। तो ये जो सैंपल बी है इज आयरन सल्फाइड, इसे हम क्या कहेंगे, आयरन सल्फाइड। वी ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर आर द सेम थ्रू आउट। तो हमने क्या देखा, इसका जो टेक्सचर है और कलर है वो सेम है। इट इज फॉर्म बाय हीटिंग द टू एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। इसको हमने कैसे बनाया, जब हमने दोनों को हीट किया तो ये काला सा ये ब्लैक मास बन गया, फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। इस पर जब हम मैग्नेट लेकर के जाते हैं, जब हम सैंपल ए में लेकर के जाते हैं तो आयरन फिलिंग अट्रैक्ट हो जाती है, दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम मैग्नेट डालते हैं तो कोई अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता। ठीक है,
कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट की तरफ। द न्यू सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड आयरन एंड सल्फर कैन नो लॉन्गर बी सेपरेटेड। तो जो नया सब्सटेंस बना इसकी प्रॉपर्टीज आयरन और सल्फर से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और ना ही इन्हें हम ऐसे ही सेपरेट कर सकते, जैसे यहाँ पर तो कर रहे थे मैग्नेटिक सेपरेशन, यहाँ पर नहीं कर सकते, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट अ कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी। तो चलिए यहाँ पर इतना तो हम समझ गए हैं कि ये सेपरेट नहीं हो पा रहा, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है आयरन और सल्फर से, यानी कि ये क्या है, एक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड फॉर्म किया है। ऑल्सो सैंपल बी आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये भी रिएक्ट करती है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और फॉर्म करती है आयरन क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। चलिए जो गैस क्या है, कलरलेस है और रॉटन एग लाइक ऑर्डर है इसकी, रॉटन एग यानी कि सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल है, बहुत खराब स्मेल इसकी होती है, ठीक है। तो रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों की रिएक्शन जो रिप्रेजेंट की गई है वो आपको नोट कर लेनी है, फिर हम बात करेंगे कैसे हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को यूज करते हैं। नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।